सचिन एक मशहूर डायरेक्टर था जो हॉरर फिल्म बनाया करता था। वह अपनी माँ सरोजनी के साथ एक बड़े से फ्लैट में रहता था। उसकी माँ सरोजनी को हरदम उसकी शादी की चिंता लगी रहती। अरे बेटा सचिन, तू मेघना से शादी क्यों नहीं कर लेता? बेटा इतनी अच्छी लड़की है, उसको बहू के रूप में पाकर तो हम धन्य हो जाएंगे। आप तो जानती ही है माँ कि मेघना को हॉरर फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मुझ जैसे व्यक्ति के साथ भला कैसे सारी जिंदगी रह सकती है, जिसका काम ही भूतों चुड़ैलों के रहस्यमय दुनिया को एक्सप्लोर करना हो। इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर नताशा के साथ शादी करने का सोचा है। रोशनी चीखते हुए बोली, नाम मत लेना उस नक्शेबाज नताशा का। सुना है वह दारू शराब सब पीती है और हफ्ते के 6 दिन क्लब में पार्टी शार्टी करती है और तो और अनेकों लड़कों के साथ अवैध संबंध भी बनाती है। इतने ऐप वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर मैं तेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये कलयुग है माँ, यहाँ पर सीता जैसी बहू आपको सपने में भी नहीं मिल सकती। और जहाँ तक रही अनेकों लड़के से संबंध बनाने वाली बात, वो किसी ने उसके बारे में अफवाह फैलाई है। उसने मुझे खुद इसके बारे में बताया है। हाँ, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती मुझे अच्छी बहू। मेरी मेघना है ना, वे सीता ना सही लेकिन उनकी परछाई जैसी जरूर है। मैं अब तो और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, तू मेघना से ही शादी कर रहा है बस। सरोज ने ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सचिन भी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। क्या हुआ सचिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं यार, वो माँ मेरी शादी मेघना से कराने की जिद कर रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं मेघना को कितना पसंद करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझ जैसे भूतिया फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने वाले से भला वो क्यों शादी करने लगी? तुमने उस दिन देखा नहीं, वो मेरी भूतिया फिल्म का एक सीन देखकर इतनी घबरा गई कि मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ हो। नताशा मन ही मन में सचिन को बहुत पसंद करती थी। वह इस समय को एक अच्छा मौका पाकर बोल पड़ी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। मेरी माँ तो तुम्हें अपने दामाद के रूप में देखने को कितने सालों से उतारू है। नताशा ने सचिन की बात मन में ताड़ ली थी। सचिन चहकते हुए बोला, सच में तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो? सच कहूँ तो आज मैंने भी माँ से इसी बारे में बात की थी, लेकिन क्या सचिन? उन्होंने इसके लिए मुझे मंजूरी नहीं दी। वो किसी भी हाल में मेरी शादी मेघना से ही कराना चाहती है। नताशा कुछ देर सोच विचार कर बोली, क्यों ना उस दिन जिस तरह मेघना तुम्हारे ऑफिस में एक हॉरर सीन देखकर बेहोश हो गई थी, उसी तरह का हॉरर सीन तुम उसे सिनेमा हॉल में दिखाओ ना। मुझे पूरा विश्वास है कि भूतिया फिल्म को देख उसकी हालत खराब होते ही तुम्हारी माँ खुद ही उसे अपनी बहू बनाने से इनकार कर देगी, क्योंकि उनके जिस बेटे ने हॉरर फिल्म में अपना करियर बनाया है, उनकी बहू के डर के कारण वे अपने बेटे का करियर तो खराब नहीं करेंगी। सचिन को नताशा का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसके लिए वो तैयार हो गया। दूसरी ओर नताशा के घर पर उसकी माँ कलावती उससे बोलती है, क्यों बेटी, आज तुम्हारा बॉस जाल में नहीं फंसा क्या? हमने कितने लड़कों को अपने जाल में फंसाया, सब तुम्हारा रूप देखकर पिघल गए, लेकिन न जाने इस सचिन को उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं कि पिघलता ही नहीं। नताशा हंसते हुए बोली, डोंट वरी माँ, मैंने जाल बिछा दिया है, जल्द ही मछली भी अपने जाल में फंस जाएगी। वैसे उस जलालपुर वाले लड़के ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि नहीं, जिसके ऊपर मैंने सेक्स टॉर्चर का केस ठोका था? हाँ बेटी, उसने तो वे पैसे कब के दे दिए, लेकिन इस सचिन से तू कम से कम 1 करोड़ जरूर मांगना। इस बड़ी मछली को फंसाने के लिए मैंने बहुत दिमाग का खर्चा किया है अपना। सचिन अपने आइडिया के बारे में अपनी माँ को बताता है। सरोजनी घबराते हुए बोलती है, क्या कहा? नताशा और मेघना में से जो भी तेरे नए भूतिया फिल्म को सिनेमा हॉल में बैठकर पूरा देख लेगा तो उससे शादी करेगा? हाँ माँ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं किससे शादी करूँगा और किससे नहीं, ये सब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो।
सचिन की जिद करने पर सरोजनी उसकी बात मान जाती है। आखिरकार सचिन की एक नई भूतिया फिल्म प्यासी आत्मा रिलीज होती है। और मेघना, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा उस दिन की तरह? मेघना हल्का हल्का डर से थरथराते हुए बोलती है, नहीं जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नताशा और सचिन की माँ सरोजनी और कलावती भी हॉल में आई हुई थी। कलावती मेघना को पानी देते हुए बोली, ये लो बेटा, पानी पी लो। अगर फिल्म शुरू होने के बाद तुम्हें प्यास लगी और तुम पानी पीने के लिए उठी तो सचिन को यही लगेगा कि तुम इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हो और भाग रही हो। मेघना वे पानी पी लेती है। तभी नताशा मन ही मन में बोलती है, अब पाएगा असली मजा। जब जमाल घोटा मिले हुए पानी पीने की वजह से ये मेघना बार बार वॉशरूम के चक्कर काटेगी। सचिन मेघना और नताशा के साथ हॉल में बैठा रहता है। भूतिया फिल्म शुरू हो चुकी थी। तभी मेघना अपने पेट को पकड़कर बोलती है, हे भगवान, मेरे पेट को भी अभी ही खराब होना था। अगर मैं यहाँ से उठकर वॉशरूम गई तो इन लोगों को लगेगा कि मैं इस भूतिया फिल्म को देखकर डर गई हूँ। फिर मैंने सचिन जी को पाने के लिए जो दिन रात भूतिया फिल्म को देखने की प्रैक्टिस की थी, वो सब बर्बाद हो जाएगी। मेघना सरोजनी को धीरे से सब हाल बताती है। सरोजनी कलावती और नताशा की मुस्कुराहट देखकर समझ जाती है कि ये सब इन दोनों माँ बेटी का किया गया हुआ है। वह मेघना को दिलासा देते हुए बोलती है, तू बस थोड़ा देर और बर्दाश्त कर ले बेटी, इन माँ बेटी को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी सरोजनी कलावती और नताशा की आंखों में सचिन से छुपाकर प्याज लहसुन का रस डाल देती है, जिससे उन दोनों की आंखें जलने लगती है। अरे सचिन, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मुझसे कुछ भी देखा नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। नताशा और कलावती वहाँ से उठकर भाग जाती हैं और ये चुनौती मेघना और सरोजनी जीत जाती है और जल्द ही सचिन और मेघना शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दूसरी ओर आखिरकार नताशा और कलावती के स्कैम का भी भांडा फूटता है और वे दोनों माँ बेटी जेल में चक्की पीस रही होती है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। फिर एक शानदार छक्का। यशस्वी ने एक बार और बॉल को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। इस 6 रन के साथ यशस्वी का शतक भी पूरा हुआ और इस शतक के साथ ही सूर्यावा गांव ये मैच जीत गया। शाबाश यशस्वी, क्या कमाल का खिलाड़ी है ये लड़का। पिताजी, मेरा खेल अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे खेले बेटा तुम, मुझे गर्व है तुम पर। तो अब मुझे मुंबई जाने देंगे ना? मैं वहाँ जाकर क्रिकेट की ट्रेनिंग लूंगा और एक दिन इंडिया के लिए खेल के अपने देश का नाम रोशन करूंगा। लेकिन बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो और क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए तो बहुत पैसा भी लगेगा, है ना? आप लोग अपने इस बेटे को क्रिकेट की ट्रेनिंग जरूर दिलाइए। देखिएगा, एक दिन ये लड़का अपने नाम को सार्थक करके दिखाएगा। यशस्वी। तो मैं मुंबई जाऊं ना पापा? मुंबई पहुंचकर यशस्वी अपने मकसद में कामयाब होने का संकल्प लेता है। मुझे भी क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन सबसे पहले इस शहर में रहने का इंतजाम करना होगा। वर्ली चलता हूँ, चाचा जी वहीं रहते हैं, वहां रहने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। कौन हो तुम? क्या बात है और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? चाचा जी, मैं यशस्वी हूँ, यशस्वी जायसवाल, श्री भूपेंद्र जायसवाल जी का बेटा। अरे यशस्वी, आओ आओ। मुंबई कैसे आना हुआ बेटा? भूपेंद्र भैया कहाँ हैं? चाचा जी, पापा तो गांव में ही हैं। मैं अकेले ही मुंबई आया हूँ क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने। सोचा कि आपके घर रहकर ट्रेनिंग कर लूंगा। अब बेटा देखो, मेरा घर कितना छोटा है, इसमें हमारा गुजारा ही मुश्किल से होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने खाने का बढ़िया इंतजाम कर दूंगा। एक डेयरी वाला मेरी पहचान का है, उसे एक काम करने वाले लड़के की जरूरत भी है। तुम वहां काम भी करना
और समय निकालकर अपने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी कर लेना। हाँ, धन्यवाद चाचा जी। यशस्वी कलवा देवी डेयरी में काम करने लगा और फुर्सत के समय क्रिकेट के गुर भी सीखने लगा। हाय लड़का, तू सो रहा है? यहाँ काम करने आया है कि सोने? नहीं सेठ जी, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। तुझसे नहीं होगा यहाँ का काम। भाग यहाँ से। दिन भर क्रिकेट खेलेगा तो काम कैसे होगा? जा, निकल अभी के अभी। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आगे से मैं अच्छे से काम करूंगा। नहीं। डेयरी की नौकरी छूट जाने के बाद यशस्वी को फिर से रहने खाने की मुश्किल आ गई, पर उसने हार नहीं मानी और एक टेंट में खाना बनाने का काम करने लगा। दिन में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेता और रात को खाना बनाता। उसने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी पूरी बेचने का भी काम किया। इस तरह दिन ब दिन मेहनत और संघर्ष करते हुए यशस्वी अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम बढ़ने लगा। बहुत अच्छा खेलते हो तुम। मैं तुम्हें काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह हूँ। आगे से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू सर। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। कोच ज्वाला सिंह के प्रोत्साहित करने पर यशस्वी ने कई क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनका प्रदर्शन दिन ब दिन और निखरता गया। यशस्वी जायसवाल ने 2015 में जाइल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। फिर उन्हें मुंबई की अंडर 16 टीम में चुना गया। यशस्वी ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। अपने इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी के प्रदर्शन से यशस्वी ने नेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर भारत की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना ली। आज यशस्वी जायसवाल क्रिकेट जगत का एक प्रसिद्ध नाम बन चुका है। किसी ने सच ही कहा है, अगर दिल में हौसला और जीत का जज्बा हो तो मुश्किलें भी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना देती हैं। अपने कमाल प्रदर्शन की बदौलत यशस्वी ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। यही सबसे अच्छा जगह है राजू, मेरी पत्नी रेखा के लिए आलीशान घर बनाने के लिए। तुम हमारे वर्करों से कहकर इस नदी को पाट दो और इसकी जगह पर सुंदर आलीशान घर बनाने का काम चालू करो। गांव का सबसे अमीर बिल्डर विजय अपनी जान से भी प्यारी पत्नी रेखा के लिए नदी के ऊपर एक आलीशान घर बनवाना चाहता था, जहां वह उसके साथ अकेले प्यार के कुछ पल बिता सके। तभी एक साधु रोते बिलखते विजय के पास आता है। ऐसा मत कीजिए साहब, नदी को मत पाटिए। ये सारा वन और इसमें रहने वाले सभी पशु पक्षी इसी नदी पर ही आश्रित है। विजय गुस्से से अपनी लाल आंखें दिखाते हुए साधु से बोला, चुप कर भिखारी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस गांव का सबसे अमीर बिल्डर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अभी जेल में डलवा सकता हूँ। तू जानता नहीं, बड़े बड़े नेता वेताओं को मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। साधु अपनी रट लगाए रहता है। विजय को एक तुच्छ साधु का ये दखल बर्दाश्त नहीं होता और वह उसी समय अपनी जेब से बंदूक निकाल उसके दोनों हाथों पर गोली चला देता है। साधु जोर से चीखता है। उसके दर्द भरी चीख से सारा वन गूंज उठता है। बड़ा आया नदी का रक्षक, अब चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा सर भी धड़ से अलग कर दूंगा। साधु दर्द से तड़पते हुए वहाँ से चला जाता है। एक रात विजय अपने बेड पर सो रहा था। अचानक उसे ऐसे लगा
जैसे उसके शरीर पर कोई सुई चुभा रहा हो और उसके चारों तरफ खतरनाक मक्खियां भिन भिना रही है। वह दर्द से चीखते हुए बोला, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। तभी उसे अपने सामने एक खौफनाक भूतनी दिखाई दी। एक डरावनी हंसी हंसते हुए विजय से बोली, मैं आ गई तुझे तेरे पापों का फल देने। अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। हा 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 हा। कौन हो तुम? तुम इंसान तो नहीं लगती, फिर कौन हो तुम? मैं हूँ इच्छाधारी भूतनी, तेरा काल। हा 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 हा। ये बोल वहाँ इच्छाधारी भूतनी विजय की गर्दन काट देती है। विजय का सर जमीन पर गिर जाता है और उसका धड़ पलंग पर छटपटा रहा होता है। वह जोर से चीखता है। तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है। उफ, कितना भयानक सपना था। अगले दिन विजय कल के सपने के बारे में सोचता हुआ परेशान सा बैठा हुआ था। तभी रेखा तिरछी नजरों से देख विजय को अपने पास अकेले कमरे में बुलाती है। आइए जी चलिए उस सुनसान कमरे में चलते हैं, कोई अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखने। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। विजय मुस्कुराते हुए रेखा के पीछे चलने लगता है। रेखा अपनी पायल छनकाते एक एक कदम पीछे लेते हुए खिड़की के बाहर हवा में चलने लगती है। ये देख विजय बहुत डर जाता है और डर से चीखते हुए हॉल की तरफ भागता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी रेखा तो रसोई में खाना बनाने में बिजी है। अरे रेखा, अगर तुम यहाँ हो तो फिर ऊपर कौन था? रेखा विजय से उसके घबराहट का कारण पूछती है, लेकिन विजय कुछ नहीं बताता और अपना दिल बहलाने को खाना बनाने में रेखा की मदद करने लगता है। चलो आज मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? ठीक है, वहाँ ऊपर जो नारियल, नींबू और सुपारी रखा है उसे मुझे दे दीजिए अपने हाथों से। ओ, लगता है तुम नारियल की बर्फी बना रही हो। वैसे सुपारी किस में डालोगी? ओह, मैं समझ गया, खाने के बाद पान का भी इंतजाम है। बहुत खूब रेखा रानी। उस रात की उस डरावनी घटनाओं से विजय की नींद उड़ी हुई थी। वह दिन भर डरा डरा फिरता और पिछले 4 दिनों से वह सोया भी नहीं था। एक दिन उसे बहुत जोरों की नींद लगती है और वह एक लंबी उबासी लेकर सो जाता है। तभी उसके चेहरे पर टप टप खून टपकने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। वह अपने गालों पर हाथ रखकर कहता है, अरे ये खून कहाँ से टपक रहा है? विजय चारों ओर अपनी आंखें घुमाता है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है। वह देखता है कि उसके ऊपर रेखा फांसी के फंदे से लटकी हुई है, जिसके पैरों से खून रिसते हुए विजय के चेहरे पर पड़ रहा है। वह बहुत डर जाता है और सक पका के उठ जाता है और देखता है कि उसके बगल में ही रेखा सो रही है। उफ, फिर से एक खौफनाक सपना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विजय अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए घनी काली रात अपने गार्डन में टहलने लगता है। तभी उसकी नजर रेखा पर पड़ती है, जो रात में ही उगने वाले चांदनी के फूलों को समेट रही थी। विजय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे रेखा, तुम यहाँ? फिर ऊपर मेरे पलंग पर कौन सोया है? पता नहीं विजय, मैं तो यहाँ कब से फूल तोड़ रही हूँ। ये देखो। रेखा विजय को फूल दिखाती हुई उससे एक कपड़ा मांगती है, तोड़े हुए फूलों को रखने के लिए। विजय आसपास कोई कपड़ा न देखकर रेखा को अपना कपड़ा ही फाड़कर दे देता है।
जिसका रंग लाल होता है। रेखा वह लाल कपड़ा पाकर बहुत खुश होती है और एक डरावनी हंसी हंसते हुए एक हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ जाती है। हा 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 हा। मैं हूँ इच्छाधारी भूतनी, तेरा काल। हा 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 हा। विजय ये देख बहुत डर जाता है और चीखते हुए अपने कमरे में जाता है, जहाँ रेखा विजय के वही लाल कपड़े जो उसने गार्डन में दिए थे वहाँ ओढ़े सोई हुई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर रेखा यहाँ है तो वहाँ कौन थी? मुझे हर जगह रेखा का छलावा क्यों दिख रहा है? विजय पलंग पर सो रही रेखा के चेहरे से वह लाल कपड़ा हटाता है। कपड़ा हटाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि रेखा एक कंकाल में बदल चुकी है, जिनके ऊपर ढेर सारी मक्खियाँ भिनभिना रही है। विजय उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रेखा के आर पार निकल जाता है। ये देख वह बहुत डर जाता है। उठो रेखा, ये तुम्हें क्या हो गया है? उठो, मुझे जवाब दो। तभी विजय को गार्डन से रेखा की वही डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देती है। विजय गार्डन में जाता है और रेखा से उसके हंसने का कारण पूछता है। रेखा अपनी सुर्ख लाल आंखों से विजय की तरफ देखती है। आओ आओ मेरे साथ आओ आओ आओ। हा 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 हा। विजय को अचानक एक झटका लगता है और वह किसी कठपुतली की तरह रेखा के वशीभूत हो जाता है और उसके पीछे चलते चलते उसी नदी के पास वह शमशान में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वही साधु जिसे उसने गोली मारी थी, वह रेखा के वही लाश को जो कुछ देर पहले विजय के बेड पर थी, उसे अपने सामने रख इच्छाधारी भूतनी का मंत्र पढ़ रहा है। इच्छाधारी भूतनी आगच्छ वशात स्वाहा, इच्छाधारी भूतनी आगच्छ वशात प्रहरात स्वाहा। साधु के चारों ओर नींबू, नारियल, सुपारी और विजय का वही लाल कपड़ा था जो विजय ने रसोई और गार्डन में अपनी पत्नी रेखा को दिया था। विजय को देख साधु एक खौफनाक हंसी हंसता है और कहता है कि आ गया दुष्ट, आखिरकार इच्छाधारी भूतनी को मैंने अपने वश में कर ही लिया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम्हारी सारी कुटिया सोने चांदी से भर दूंगा। बस तुम मुझे और मेरी पत्नी रेखा को छोड़ दो, हमें जीवन दान दे दो प्लीज। साधु विजय की दुर्दशा देख गुस्से से आग बबूला हो बोला, तेरी पत्नी रेखा तो कब की मर चुकी है दुष्ट। तुझे जो रेखा दिखती थी वो यही इच्छाधारी भूतनी थी, रक्त पिपासु इच्छाधारी भूतनी, जिसे मैंने ही कड़ी तपस्या से बुलाया था उस दिन का बदला लेने के लिए। लेकिन ये इच्छाधारी भूतनी तेरे धन संपत्ति को देख तेरे प्यार में पड़ गई थी, इसलिए वो तुझे नहीं मारना चाहती थी। और मैं तेरी रेखा के शरीर के साथ जो जो करता था उसका संकेत तुझे देती थी। जब मैंने तेरी पत्नी को पेड़ से लटकाया तो तेरे चेहरे पर उसका खून टपकने लगा। मैंने जब उसका सर धड़ से अलग किया तो तुझे सपना आया जैसे तेरा सर धड़ से अलग हो गया है। जब मैं उसे सुई चुभोता तो तुझे भी चुभन का एहसास होता। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी साधना सिद्ध नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने अपनी साधना की सिद्धि कर ली है, इसलिए ये इच्छाधारी भूतनी वही करेगी जो मैं कहूँगा। तभी साधु इच्छाधारी भूतनी से विजय को मारने का आदेश देता है। इच्छाधारी भूतनी उसी समय विजय का बंदूक ले उसे गोली मार देती है और नदी में फेंक देती है। जिस नदी को विजय पाटना चाहता था, अब वह नदी
विजय की लाश से पटी हुई थी और नदी का पानी नीला की जगह लाल हो गया था। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। यह हादसा क्यों हुआ? क्या थी इस हादसे के पीछे की सच्चाई? क्या यह हादसा सफेद चुड़ैल ने करवाया या कोई और वजह थी? चलिए थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं। राहुल, रोशनी, एंथनी और प्रकाश चारों मुंबई के एक एड कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे। क्रिसमस से लेकर 1 जनवरी तक छुट्टियां हैं। चलो गोवा, मेरे घर चलते हैं और पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं। वैसे भी मेरा पूरा घर खाली पड़ा है। मेरी पूरी फैमिली यूके शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन यार, मैं तो घर जाने की सोच रहा था। चलो ना राहुल, घर वगैरह तो जिंदगी भर के लिए लगा रहेगा। दोस्तों के साथ एक वीक तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। क्या पता फिर ऐसा मौका कभी मिले ना मिले। और हाँ, गोवा में हर तरह की शराब बहुत सस्ते में मिलती है। वाइन मिलेगी ना? मुझे वाइन बहुत पसंद है। अरे सब मिलेगा, पीते पीते थक जाओगी। इतने में राहुल का फोन बज उठा। एक्सक्यूज मी। हाँ मम्मी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। कल कितने बजे तक आओगे बेटा? मम्मी, वो दोस्त जिद कर रहे हैं कि छुट्टियां मनाने गोवा चलो, तो मैं सोच रहा था कि ठीक है। लेकिन पापा को। उन्हें मैं बता दूंगी। तुम बस संभल कर जाना और संभल कर आना और अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। अबे बेवकूफ, आंटी को सब कुछ क्यों बता दिया? बोलता कि छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, काम ज्यादा है, उन्होंने मना कर दिया होगा। मना नहीं किया, परमिशन दे दी। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी है यार। वरना मेरे घर वाले, मुझे तो झूठ बोल कर ही आना पड़ेगा गोवा। मैं घर पे बिना बताए कहीं जाता नहीं हूँ ना, आदत सी है। तू और तेरी आदत। एनीवे, तैयारी करते हैं, कल सुबह निकलते हैं, है ना? लेकिन गाड़ी किसकी लेके चलेंगे? राहुल की लेके चलते हैं ना, नई नवेली गाड़ी जो है। फिर डन। गुड नाइट। गुड नाइट। और सब सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग तैयार होकर राहुल की गाड़ी के पास आ गए। अपना सामान डिक्की में रखकर सभी गाड़ी में बैठ गए। राहुल ने सीट बेल्ट लगा ली। बाजू में बैठे प्रकाश ने पूछा, अरे यार राहुल, इतनी सुबह सुबह कौन से ट्रैफिक वाले तेरी सीट बेल्ट का चालान काटने वाले हैं? बिना सीट बेल्ट लगाए मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता ना, आदत सी है। तू और तेरी आदत। सभी हंसी खुशी गोवा की टूर के लिए निकल पड़े। सह्याद्री की विशालता और कोकण की सुंदरता देखते हुए वो बहुत खुश हो रहे थे। ये सभी दोस्त एक सुंदर बीच पर आ गए। समंदर से बहने वाली ठंडी हवा ने उनके दिलों में ताजगी भर दी। समंदर के चमकीले और साफ पानी को देखकर रोशनी, राहुल और प्रकाश तो चौंक गए। इतना साफ पानी? तुम लोगों ने अब तक सिर्फ मुंबई का ही समंदर देखा है ना, इसलिए इतना चौंक रहे हो। यहाँ का पानी ऐसे ही साफ होता है क्योंकि यहाँ मुंबई जैसा वाटर पॉल्यूशन नहीं है, ना ही एयर पॉल्यूशन और ना ही साउंड पॉल्यूशन। इसीलिए तो इतना सुकून मिल रहा है यहाँ। सभी गोवा के लिए निकल पड़े। शाम को सब लोग गोवा में दाखिल हो गए। पहुंच गए गोवा। एंथनी भाई, ड्रिंक्स कहाँ मिलेगी? आगे 2-3 किलोमीटर पर एक शॉप है, वहीं से ले लेते हैं। राहुल ने गाड़ी शॉप के पास रोक दी। बोल प्रकाश, क्या लेके आऊं तेरे लिए? अरे तुझे जो अच्छा लगे वो लेके आ। और मेरे लिए अलग अलग टाइप की वाइन। फिलहाल एक लेकर आता हूँ। अलग अलग टाइप की वाइन पीने के लिए पूरा हफ्ता पड़ा है। और राहुल, तेरे लिए क्या लेकर आऊं? मैं तो पीता ही नहीं। क्या यार राहुल, गोवा में आने के बाद भी कोई ऐसे नखरे दिखाता है क्या? नहीं यार, ड्राइव भी तो करना है ना। अरे मैं चला लूंगा गाड़ी, और इधर ट्रैफिक वाले परेशान नहीं करते मुंबई की तरह। बात ट्रैफिक वालों के परेशान करने की नहीं है, हम सबके सेफ्टी की है। सेफ्टी फर्स्ट। हाँ ठीक है। एंथनी जाकर तीनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आया और गाड़ी चल पड़ी। रात को सब लोग एंथनी के घर पहुंचे। घर देखकर रोशनी बेहद खुश हुई।
वाह, कितना सुंदर घर है। थैंक यू। घर में 4 बेडरूम्स हैं। जिसको जो रूम पसंद हो ले लो। तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। राहुल के अलावा सभी ने ड्रिंक्स के साथ खाना एंजॉय किया। दूसरे दिन से ये सभी दोस्त गोवा के खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने लगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय करने लगे। 4-5 दिन मजे से गुजरने के बाद आया 31st। ये चारों दोस्त एक सुनसान बीच पर 31st मनाने गए थे। अबे सबसे जरूरी चीज तो तू भूल नहीं गया ना एंथनी? क्या? वो ड्रिंक्स की बात कर रहा है एंथनी। अरे वो कैसे भूल सकते हैं? बिना उसके पार्टी थोड़ी ना होगी। एंथनी ने एक बॉक्स लाकर टेबल पर रख दिया जिसमें तरह तरह की बॉटल्स थी। ये ले राहुल, कोल्ड ड्रिंक। मैं खास तौर पे तेरे लिए लेके आ गया। थैंक्स यार। सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इतने में रोशनी के फोन पर अलार्म बजा। हे गाइस, रुको रुको, मैंने 11:59 का अलार्म लगाया था मोबाइल पर ताकि ठीक 12 बजे मैं तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकूं। क्या बात है। सब लोग मोबाइल में वक्त देखने लगे और 12 बजते ही सभी ने एक साथ कहा हैप्पी न्यू ईयर। राहुल के अलावा सभी ने एक एक नई बोतल उठाई और कहा चीयर्स। क्या हुआ राहुल, तू चीयर्स नहीं बोलेगा? अरे वो मेरी बोतल तो खत्म हो गई ना। कोई बात नहीं, तू हमारी बोतल से पी। और प्रकाश उठकर राहुल को जबरदस्ती पिलाने लगा। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होता है रे, पी ले। हाँ यार राहुल, एक दिन में तुम शराबी थोड़ी ही ना बन जाओगे। हाँ ये बात तो है। बस आज का दिन, आज के बाद हम तुम्हें कभी फोर्स नहीं करेंगे। चल पी ले यार। इस तरह तीनों दोस्तों ने मिलकर राहुल को जबरन शराब पिला दी। अरे इसका टेस्ट तो एकदम गंदा है, कड़वा है। अरे पगले, दवा भी कभी मीठी होती है क्या? ये शराब नहीं, दवा है। थकान मिटाती है, सुकून देती है। अरे ड्रिंक्स खत्म हो गई हैं? हाँ यार। तो चलो फिर चलते हैं। घर जाते वक्त रास्ते में कहीं से खरीद लेते हैं। सब लोग उठ गए। इधर प्रकाश टेबल उठाने लगा लेकिन टेबल उससे उठ ही नहीं रहा था। इतने में एक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो डर गया। यहाँ कोई है? क्या हुआ प्रकाश? मुझे लगा कि मुझे किसी ने चेहरे पर छुआ और ये टेबल भी उठ नहीं रहा है। अरे सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। यहाँ कोई है। कौन? अबे नाम नहीं लेंगे वरना उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। चल उठा जल्दी। एंथनी की बातें सुनकर प्रकाश के और ज्यादा पसीने छूट गए। राहुल ड्राइविंग सीट पे बैठने ही वाला था। इतने में एंथनी ने कहा, राहुल तू पीछे बैठ। आज तू पहली बार पिया है ना, तो तू गाड़ी ठीक से चला नहीं पाएगा। मैं चलाता हूँ। ठीक है। राहुल रोशनी के साथ पीछे बैठा और आदत के मुताबिक उसने सीट बेल्ट लगा ली। प्रकाश अगली सीट पर बैठ गया और गाड़ी निकल पड़ी। रास्ते में एक होटल था जिसमें एक वाइन शॉप भी था। एंथनी ने वहां गाड़ी रोकी और वाइन लाने के लिए उतरा। पास ही एक दादा और पोती आपस में बात कर रहे थे जिनकी बातें प्रकाश सुनने लगा। दादू, हम लोग इस होटल में क्यों रुक रहे हैं? ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते तो सुबह तक घर पहुंच जाते। नहीं बेटा, यहाँ से आगे वाले रास्ते में सफेद चुड़ैल है जो सुनसान सड़क से गुजरने वाले गाड़ियों का रास्ता भटका देती है और गाड़ी में सवार लोगों का खून पीती है। बाप रे, फिर हम यहीं रुक जाते हैं दादू। ठीक है। इतने में एंथनी ने गाड़ी का दरवाजा खोला जिससे प्रकाश डर गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। लगता है तुझे कम पड़ी है। ये ले पी। एंथनी ने प्रकाश को बोतल थमा दी और फिर कार स्टार्ट करके खुद भी पीने लगा और गाड़ी चल पड़ी। आगे रास्ते में कोई सफेद चुड़ैल है क्या एंथनी? तुझे किसने बोला? हाँ? अरे वो एक दादाजी अपनी पोती को बता रहे थे। अरे तो टेंशन क्यों लेता है? अगर वो मिली तो उसको भी पिला देंगे। लेकिन वो तो खून पीती है ना। अरे आज 31st नाइट है, हम उसको भी दारू पिला देंगे। उसको भी थोड़ा चेंज मिलेगा ना। इस तरह मस्ती मजाक करते हुए एंथनी गाड़ी चलाने लगा और गाड़ी समंदर किनारे के पहाड़ी रास्ते से तेजी से गुजरने लगी। प्रकाश के चेहरे पर डर था। उसने खिड़की की तरफ देखा
तो उसे सफेद चुड़ैल का खौफनाक चेहरा दिखा। एंथनी, गाड़ी तेज चला। क्या वो प्रकाश? वो सफेद चुड़ैल हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। क्या? प्रकाश, मुझे डर लग रहा है, मत डराओ। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है प्रकाश। हमें तूने पहली बार पी है, इसके लिए तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। किधर है वो चुड़ैल? प्रकाश एंथनी की खिड़की की ओर देखता है तो उसे चुड़ैल फिर से दिखती है। एंथनी, वो तेरी खिड़की की ओर है। एंथनी अपनी खिड़की की ओर देखता है। इतने में सामने से एक ट्रक आ जाता है और हॉर्न बजाता है। उससे बचने के लिए एंथनी कार मोड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कार ज्यादा तेज होने की वजह से एंथनी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और कार नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी के पास पुलिस पहुंच चुकी थी और गाड़ी से लाशें निकालने का काम चल रहा था। जी हाँ, एंथनी, प्रकाश और रोशनी मर चुके थे। एक पुलिस वाला राहुल को बाहर निकाल रहा था। उसने उसका सीट बेल्ट खोला। इतने में राहुल होश में आ गया। सर, ये तो जिंदा है। 2-3 पुलिस वालों ने मिलकर राहुल को बाहर निकाला और उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, यह हादसा किसी सफेद चुड़ैल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। और एंथनी, प्रकाश और रोशनी तीनों को जो अपनी जान गंवानी पड़ी, वो महज सीट बेल्ट ना पहनने की लापरवाही की वजह से। लेकिन आज राहुल जिंदा है, वो भी सिर्फ अपनी सीट बेल्ट पहनने की आदत की वजह से। तो दोस्तों, अपनों के और दूसरों की सेफ्टी के लिए यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई ट्रैफिक वाला आपको देखने के लिए है या नहीं, कोई कैमरा आप पर नजर रखे हुए है या नहीं। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है, इनका पालन जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है यूपी के एक छोटे से गांव से। इस गांव का एक लड़का रंजन, जिसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और अभी वो नौकरी तलाश रहा है। रंजन अपनी माँ कमला और बहन कावेरी के साथ रहता है। रंजन जब छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हुआ और इसीलिए कमला ने खेतों में मेहनत मजदूरी करके रंजन को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। अब तो कमला की उम्र भी हो चुकी थी। उम्र का असर और अस्थमा की बीमारी उसे कमजोर बना रही थी। अब घर की जिम्मेदारी का बोझ रंजन के कंधे पर आ गया था। बहन की शादी भी करनी थी। तभी रंजन को अपने बचपन के दोस्त राघव की याद आती है। राघव की फैमिली राघव के हाई स्कूल के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई थी। रंजन राघव को कॉल करता है। हाँ राघव भैया, पहचाना? मैं रंजन। अरे भाई रंजन, कैसे हो? मुझे तो लगा तुम भूल ही गए हो मुझे। और बताओ, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया भैया। बधाई हो भाई। लेकिन यहाँ ना कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी का टेंशन मत ले तू, मुंबई आ जा। अरे यहाँ तो बस काम करने वालों की जरूरत है। सच में भैया? मैं आज ही माँ से बात करके मुंबई आता हूँ फिर। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है भैया, जल्दी मिलते हैं, रखता हूँ। रंजन फोन रखता है और उसके चेहरे पर अब अलग ही खुशी थी। कमला और कावेरी घर के काम में मशगूल थी। तभी रंजन वहां आता है। माँ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ रंजन, नौकरी मिल गई क्या? हाँ माँ, मेरी राजेश अंकल के बेटे राघव से बात हुई। भैया, राघव भैया तो मुंबई में रहते हैं ना? हाँ कावेरी, राघव भैया ने मुझे नौकरी के लिए मुंबई बुलाया है। पर बेटा, तू कभी इतनी दूर तो गया नहीं, वहाँ तेरा रहना खाना कौन देखेगा? माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। और अच्छी खासी नौकरी करूंगा तो कुछ पैसे आएंगे घर में, घर के हालात सुधर जाएंगे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और कावेरी की शादी भी तो करनी है ना। मेरा मन तो नहीं मान रहा, पर मैं तुझे ना भी नहीं बोल सकती। तू जा, पर ज्यादा परेशानी हो तो वापस आ जाना। भैया, रोज फोन पर बात करना मत भूलना। नहीं भूलूंगा मेरी प्यारी बहना। रंजन खुशी से राघव को फोन करता है। हेलो भैया, मैं मुंबई आ रहा हूँ। हाँ
रंजन अपने माँ का आशीर्वाद लेकर लखनऊ जंक्शन से मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाता है। सपनों के शहर मुंबई जाने की खुशी में वो 2 दिन तक बिना सोए ही सफर पूरा करता है। ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आके रुकती है। राघव रंजन को स्टेशन से ही रिसीव करता है। दोनों टैक्सी में बैठकर अंधेरी के लिए निकलते हैं। भाई रंजन, मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैं तेरे रहने का इंतजाम अपने दोस्त के पेइंग गेस्ट में करवाता हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भैया वो नौकरी। तेरा सीवी मैंने अग्रवाल इंडस्ट्रीज में दे दिया है, तुम कल से वहाँ ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ। अरे दोस्ती में एहसान नहीं होता, बस प्यार होता है। रंजन काम पे लग जाता है। रंजन पीजी में 4 लड़कों के साथ रूम शेयर करके रहता है। रोज काम पे जाना, घर पे रेगुलर बात करना रंजन का डेली का रूटीन हो गया था। महीना बीत जाता है, पहली सैलरी आ जाती है और रंजन घर पे फोन करता है। माँ, मैंने पैसे भेज दिए हैं, अपनी दवाइयाँ ले लेना और कावेरी को नए कपड़े दिला देना, ठीक है? आज मुझे लग रहा है मेरा बेटा बड़ा हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ माँ, मेरी चिंता मत करना। हाँ भैया, मुझे भी मुंबई घूमना है। हाँ ठीक है कावेरी, ले आऊंगा तुम्हें, और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का भी तो देखना है ना। हाँ इधर का ही लड़का देखेंगे। भैया, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। खाना तो टाइम पर खा रहा है ना बेटा? हाँ माँ, चलो ठीक है, कल बात करते हैं। हाँ अब रखता हूँ, प्रणाम। रंजन मेहनत और लगन से 5 महीने से अपना काम कर रहा था और अपने परिवार को हर महीने पैसे भेज रहा था। बहन की शादी के लिए पैसे भी जुटा रहा था, माँ का इलाज भी करवा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अग्रवाल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मानो रंजन के सपनों पर काले बादल छा गए। रंजन अपना सीवी लेकर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भटकता रहा, पर उसे नौकरी नहीं मिली। महीना निकल गया, अब हमेशा की तरह घर पर बातचीत भी कम हो गई। रंजन दिन भर घर पर ही रहने लगा। डिप्रेशन की वजह से उसकी सेहत भी खराब होने लगी। नौकरी के टेंशन में वो कमजोर हो गया था। उसने अपने दोस्त राघव का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए। एक दिन राघव रंजन के घर आ गया। रंजन, क्या हाल बनाया है तूने अपना? कावेरी का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हारा फोन 1 हफ्ते से बंद है। क्या करूं भैया, क्या जवाब दूं माँ को? मैं पिछले 2 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। कितनी कोशिश कर रहा हूँ नौकरी पाने के लिए, लेकिन कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही है। दिमाग काम करना बंद कर चुका है मेरा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऑफिस का कांटेक्ट देता हूँ, तुम जाकर मिल आना। कुछ नहीं होगा भैया, 2 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कोशिश करने में क्या जाता है रंजन। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो कोशिश करके देखता हूँ। रंजन राघव के कहने से इंटरव्यू के लिए निकलता है। रास्ते में जाते वक्त सब्जी मार्केट में लोगों का शोर, ट्रेन में काम पे जाने के लिए लोगों की मची हुई होड़, कहीं पे विकलांग व्यक्ति रास्ते पर भीख मांग रहा है, बुजुर्ग आदमी साइकिल पर इडली बेच रहा है, ट्रेन में अंधा इंसान गाना गाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है और मदद ले रहा है। राघव ने यह सब देखा। रंजन राघव के दिए गए पते पर आ जाता है, अपना सीवी मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर गौर से देखता है और थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो कहता है, आई एम सॉरी, अभी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारी कंपनी में जॉब नहीं है। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। रंजन हताश होकर ऑफिस से बाहर निकलता है। वो चलते चलते समंदर के किनारे पर पहुंचता है और शांति से किनारे पर बैठकर समंदर को निहारता रहता है। उसके चेहरे पर रिजेक्शन का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर 10 साल की एक बच्ची मूंगफली बेचने के लिए आ जाती है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। सर, 10 का पैकेट है, ले लीजिए ना। सुबह से एक भी नहीं बिका, खाना भी नहीं खाया। अगर आप खरीदेंगे तो मैं खाना खरीद सकती हूँ। नहीं चाहिए बेटा, जाओ यहाँ से। ले लीजिए ना सर। नहीं बोला ना,
तंग मत करो, जाओ यहां से। वो बेचारी छोटी बच्ची मायूस होकर वहां से चली जाती है। फिर दूसरे कस्टमर को मूंगफली लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रंजन दूर से उसे देखता रहता है। 8 से 10 लोगों के मना करने के बाद एक अंकल मूंगफली ले लेते हैं। बच्ची के चेहरे पर हंसी खिल उठती है। रंजन कुछ सोचता है और बच्ची को आवाज लगाता है। अरे सुनो, हाँ तुम इधर आओ। बच्ची रंजन के पास आती है। रंजन जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर बच्ची को देता है। बच्ची मूंगफली देती है। रंजन उसे मना कर देता है। जाओ, तुम खाना खा लो और हाँ, पढ़ाई भी करना। मैं सवेरे स्कूल जाती हूँ और शाम को मूंगफली बेचती हूँ। पापा की हेल्प हो जाती है। ये बात सुनते ही रंजन की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है जब एक छोटी बच्ची अपने सर्वाइवल के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद हार मान रहा हूँ। रंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना फोन निकाल के राघव को कॉल करता है। हाँ राघव भैया, कोई और प्लेसमेंट इंटरव्यू होगा तो प्लीज बताइएगा। हाँ हाँ भेज रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त। थैंक यू भैया। अब रंजन माँ को फोन करता है। माँ, मेरा काम छूट गया था, पर टेंशन मत लेना, मैं काम ढूंढ रहा हूँ और जल्द ही मुझे कोई ना कोई नौकरी जरूर मिलेगी और मैं पैसे भी भेज दूंगा, ठीक है? मुझे फिक्र हो रही थी, तेरा फोन नहीं लग रहा था। पैसे से ज्यादा मेरे लिए तू कीमती है बेटा। पैसा आज नहीं तो कल तू कमा ही लेगा। बस मुझसे रोज बात कर लिया कर। मुझे माफ कर देना माँ, आज से रोज हमारी बात होगी। मैं रोज फोन किया करूंगा। दोस्तों, कामयाबी हासिल करते वक्त हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उस दौरान हमने सोचे हुए हमारे प्लान्स के मुताबिक कुछ नहीं होता। फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। वो असफलता हमारे मानसिक तनाव का कारण बन जाती है और हम हार मान जाते हैं। भले कुछ भी हो जाए, हम अपने काम में असफल हो चलेगा, लेकिन जिंदगी जीने में हमें कभी असफल नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक बार तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? इतनी बार तुम्हें लताड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे हो। कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती। मोहब्बत ठुकराए जाने पर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा इस कदर कि कोई अपनी प्रेमिका पर एसिड अटैक करने की सोचे, ये बहुत गंभीर बात है। ऐसा ही कुछ मामला है हमारे समर का। क्या समर अपनी प्रेमिका पर एसिड अटैक कर पाएगा? उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? क्या उसका हृदय परिवर्तन होने की कुछ गुंजाइश है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी कहानी एसिड अटैक में। ये समर है और मीना ने इसका लव प्रपोजल ठुकरा दिया, इसलिए इसे इतना गुस्सा आ रहा है। ये दानिश है और ये है सुरेश। क्या हुआ समर, मीना मानी ना? अरे शक्ल तो देखो उसकी, लगता है मीना ने इस बार भी उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं उस मीना का। इतनी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं। कुछ नहीं समर, उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड है। उसकी चिकनी सूरत के चलते क्लास के तकरीबन सारे लड़के उसके पीछे पागल हैं। कुछ भी करके उसका घमंड चूर चूर करना ही होगा। इश्क और जंग में सब जायज होता है समर। अगर वो तेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और तुम्हारा प्यार ठुकराने के लिए जिंदगी भर पछताएगी। मतलब? एसिड। एसिड ही सही रहेगा उसके लिए। फिर उसकी भूतनी जैसी शक्ल पे कौन मरता है हम भी देखते हैं। लेकिन एसिड मिलेगा कहाँ? चल मेरे साथ। हर बार की तरह समर के इन दोस्तों ने समर को एक और सलाह दे डाली, लेकिन इस बार की सलाह खतरनाक और जिंदगियां तबाह कर देने वाली थी। अब ये तीनों दोस्त मुन्ना भाई से मिलने पहुंचे। सलाम मुन्ना भाई। अरे दानिश, कैसा है? काफी दिनों बाद आया। हाँ? भाई एक काम था। अरे बोलना दानिश। भाई ये मेरा दोस्त है समर,
ये एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की ने इसे मना कर दिया। तो क्या चाहता है तुम्हारा ये दोस्त? उस लड़की को किडनैप करके इसके साथ शादी करवानी है क्या? नहीं भाई, तो फिर एसिड अटैक। 15,000 एसिड का 15,000? ऐसे बेवकूफ बच्चों को लेकर मत आया कर रहे दानिश, हैं? नहीं भाई, उनको उतना नॉलेज नहीं है ना भाई, इसलिए। देखो भाई, तुम लोगों के हाथ में एसिड देकर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लड़की तुम लोगों की गाड़ी को पहचानती है, वो पुलिस को बयान दे देगी, पुलिस तुम लोगों को पकड़ लेगी, तो तुम लोग मेरे को भी खींच लोगे अंदर। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये काम मेरे लोग करेंगे। उसके लिए लड़की का फोटो, उसके आने जाने के रास्तों की डिटेल और 15,000 लगेंगे। ठीक है मुन्ना भाई, कल मैं फोटो और पैसे लेकर आता हूं। अब समर देर रात को घर पहुंचा। उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। क्या हुआ समर, आने में इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? पापा, वो कॉलेज की स्टडी टूर जाने वाली है ना, तो उसी की प्लानिंग में लेट हो गया। और कल मोबाइल चार्ज करना भूल गया था, तो दोपहर में ही वो डेड हो गया था। अच्छा बेटा, चल खाना खा ले। मम्मी पापा, मुझे 15,000 चाहिए। 15,000? और वो क्यों? पापा, वो हमारी स्टडी टूर जाने वाली है ना, तो आने जाने रहने का खर्चा और कुछ स्टडी मटेरियल्स भी लेने हैं, इसलिए। पर बेटा, तेरी बहन भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती है, उसने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। मम्मी, वो अलग क्लास में पढ़ती है, मैं अलग क्लास में पढ़ता हूँ। पर ऐसी कौन सी स्टडी टूर है जिसमें 15,000 की जरूरत है? पापा, अब हर चीज मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आपको अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैं कल से कॉलेज जाना ही बंद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज जाते समय ले लेना। क्या हुआ बेटा, अगर थोड़ा सा पूछ लिया तो? आजकल तो हर बात पर चिढ़ने लगा है। चल अब खाना खा ले। समर चुपचाप खाना खाने चला गया और सुबह होते ही पापा से पैसे लेकर समर कॉलेज पहुंचा और आकर दानिश और सुरेश से मिला। ये ले दानिश, 15,000। अरे तू अपने हाथ से देना मुन्ना भाई को। कोई बात नहीं, तू जाके दे के आ। अरे यार, साथ में चलते हैं ना। तू जाना और मुन्ना भाई को बोल काम आज ही हो जाना चाहिए। अरे अटेंडेंस की टेंशन मत ले, हम अटेंडेंस लगा देंगे तेरी। दानिश मुन्ना भाई को पैसे देने के लिए निकल पड़ा। समर और सुरेश ने लेक्चर्स अटेंड किए और कॉलेज खत्म होने के बाद समर घर की ओर निकल पड़ा। जाते समय उसने देखा कि एक जगह पर 3 लड़कों ने एक लड़की को घेरा है और वो उसे डरा रहे हैं। एक के हाथ में कांच की शीशी थी और वो लड़का उस शीशी को लड़की के चेहरे पर फेंकने का नाटक कर रहा था और लड़की के डर जाने पर वो सभी लड़के हंस रहे थे। समर ने जैसे ही लड़की को देखा, वो तेजी से अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचा और उतरकर इन लड़कों के पास आ ही रहा था, इतने में वो तीनों लड़के एक ही बाइक पर सवार होकर भाग गए। समर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। रुको रुको, तुम्हारी तो। उन्हें जाने दो भैया। समर रुककर नीलम की ओर बढ़ा। हाँ, ये समर की बहन नीलम थी। कौन थे ये लड़के छुटकी? चंगू च्यवनप्राश ने गुंडे भेजे थे। चंगू च्यवनप्राश? वही जो कॉलेज में अजीब से हुलिये में रैपर बना फिरता है। मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब मैंने मना किया तब इन गुंडों को भेज दिया। वो तुम्हें तंग कर रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप उससे मारपीट करते और फिर मम्मी पापा और सारे घर वाले परेशान हो जाते, इसलिए नहीं बताया। पागल, कम से कम पुलिस में तो कंप्लेंट करती, फिर पुलिस उसे बताती कि जबरन अपना प्यार किसी पे थोपने का नतीजा क्या होता है। चल बैठ गाड़ी पे। भाई वाह, जब अपनी बहन पे बात बनाई तो इन भाई साहब को समझ में आया कि कुछ लोगों का प्यार जबरदस्ती थोपने वाला होता है, जैसे इनका खुद का था मीना के लिए। समर, लड़के निकल गए। रोक उन्हें। अरे पर मैंने कहा ना, रोक उन्हें। ठीक है, रोकता हूँ। चलो अच्छा हुआ, भले किसी भी कारण से हो, लेकिन समर को सद्बुद्धि तो मिली। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। मेरा परिवार, ये रजत है जो फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और ये है रजत का परिवार। रजत के परिवार में उसके पापा रमेश जो एक स्कूल में क्लर्क हैं, मम्मी सीमा जो एक लोकल बैंक में क्लर्क हैं,
बहन राधिका जो 12वीं में पढ़ रही है और दादी हैं जो कुछ दिनों से बीमार है। वैसे तो रजत हॉस्टल में रहता है, लेकिन जब दादी की बीमारी के बारे में उसे पता चला तो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो वो अपनी दादी से मिलने चला आया था और आज वो अपने कॉलेज वापस जा रहा था। दादी, परसों से मेरी एग्जाम शुरू हो रही है, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। संभल कर जाना बेटा, और मन लगा कर पेपर लिखना, ठीक है? हाँ दादी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एग्जाम खत्म होते ही मेरी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और तुम्हारी इच्छा थी ना रामेश्वर दर्शन की, हम सब मिलकर रामेश्वर जाएंगे, है ना पापा? हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। इसलिए दादी फटाफट ठीक हो जाना। हाँ हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। रजत कॉलेज की ओर निकल पड़ा। रजत के घर और कॉलेज के बीच की दूरी तकरीबन 12 घंटे की थी। दूसरे दिन रजत कॉलेज पहुंचा और मन लगाकर एग्जाम की तैयारी करने लगा। उसके दूसरे दिन उसकी एग्जाम भी शुरू हो गई। उसके पेपर्स बहुत अच्छे से जा रहे थे और रजत रोज अपनी दादी की खैर खबर लेता रहता। शुरुआत के 4-5 दिन तो दादी से बातचीत हुई, लेकिन इस लड़के का मैं क्या करूं? रोज अपनी दादी से बात करने के लिए कॉल करता है। ऐसे में उसकी एग्जाम पर बुरा असर होगा। अगर फेल वेल हो गया तो इंजीनियरिंग से उसका मन उठ जाएगा और आखिर में माँ बाप की तरह क्लर्क ही बनना पड़ेगा। हम दोनों कमाते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में खुशहाली नहीं, तो ऐसे में लड़का कैसे जी पाएगा? अरे सीमा, हमारे दोनों बच्चों को माँ ने इतने लाड प्यार से पाला है, तो उन्हें उनकी चिंता तो होगी ही ना। उन दोनों के साथ हम दोनों से ज्यादा माँ ने वक्त बिताया है। हम दिन भर ऑफिस में रहते थे और तुम तो सुबह शाम हमारी गृहस्थी संभालने में लगी रहती थी, और आज भी तो हम वही कर रहे हैं। लो, आ गया लड़के का फोन। उठाते ही पूछेगा दादी कैसी है, बात कराओ। कैसे बात कराएंगे? आज तो माँ जी से बोलते भी नहीं बन पा रहा है। और अगर माँ ने उससे बात कर भी ली तो वो अपने एग्जाम नहीं दे पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम वगैरह छोड़कर यहाँ अपनी दादी के पास आ धमकेगा। फिर से फोन आ गया। अब तो ये लगातार फोन करता रहेगा। सुनो, फोन नहीं उठाएंगे तो वो कुछ उल्टा सीधा सोचता रहेगा। तुम फोन उठाओ और उसे बोल दो कि माँ ने दवाइयाँ ली हैं और वो सो गई है, उनकी तबीयत भी ठीक है। हाँ बेटा, कैसा रहा आज का पेपर? बहुत अच्छा रहा मम्मी, लेकिन फोन उठाने में इतना वक्त क्यों लगा? दादी कैसी है? अरे फोन किचन में था और मैं दादी के पास। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, दवाएं लेकर खाना वाना खाकर सो रही है। तू चिंता मत कर, तू अपनी एग्जाम पर ध्यान दे। ठीक है मम्मी, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। रजत उधर अपनी एग्जाम में उलझा हुआ था और इधर दादी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। राधिका, राधिका, 3-4 दिन से मेरे बच्चे का फोन नहीं आया। भैया तो एग्जाम में बिजी है ना दादी? लेकिन उसकी बहुत याद आ रही है। एक बार उसे वीडियो कॉल तो लगा दे बेटी। तुम भी बच्चों की तरह जिद करती हो माँ। वो अपने एग्जाम में बिजी है, 2-3 आखिरी पेपर बचे हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर और इतनी चरचर आवाज सुनकर उसका मन एग्जाम में नहीं लगेगा। तुम आराम करो, वो एग्जाम खत्म करके आ जाएगा, ठीक है? दादी तो चुप हो गई, लेकिन पापा की ऐसी बातें सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगा। अगले 2 दिन में तो दादी की तबीयत और खराब हो गई। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज माँ को देखिए ना। कैसी हैं माँ जी आप? देखिए, मैं दवाइयाँ दे दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगी। रमेश जी, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे हैं माँ जी के पास। आप रजत को बुला लीजिए और अपने रिश्तेदारों को भी बुला लीजिए। सुनिए जी, रजत को कैसे बुला सकते हैं? पापा, मैं भैया को फोन करूं? नहीं नहीं, कल उसका आखिरी पेपर है, उसे अभी फोन मत करो। लेकिन पापा, पागल हो गई है क्या तू? जा अपनी दादी के पास जाकर बैठ। इतना सुनकर राधिका चुपचाप दादी के पास जाकर बैठ गई। रमेश जी और सीमा जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। इतने में राधिका ने रजत को मैसेज किया। भैया, दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर अंकल ने बोला है दादी के पास बस 24 घंटे हैं। मम्मी पापा तुम्हें फोन करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना।
इसलिए मैसेज कर रही हूँ। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। रजत पढ़ाई में मशगूल था। इतने में मैसेज की आवाज आते ही उसने फोन उठाकर मैसेज देखा और बेचारा रजत परेशान हो गया। अब उसने फटाफट अपनी बैग पैक की और अपनी दादी से मिलने निकल पड़ा। उधर दादी रजत को याद कर रही थी और रजत जो भी गाड़ी मिले वो पकड़कर जितना जल्दी घर पहुंच सके उतना जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। राधिका रजत के साथ मैसेज के थ्रू कांटेक्ट में थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार घर पहुंच रहे थे। रजत घर के पास बस से उतरा और दौड़कर घर आने लगा। इधर दादी अभी भी रजत को याद कर रही थी। राधिका रो रही थी और सब परेशान थे। रजत, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इतने में रजत दौड़ते हुए अपनी दादी के पास आकर पहुंचा। अपनी बैग पास में ही रखकर वो दादी के पास बैठ गया। दादी, मेरा बच्चा तू आ गया बेटा। हाँ दादी। रजत, कल तो तेरा आखिरी पेपर है ना? हाँ पापा। तो तू आज क्यों आया? दादी मुझे इतना याद कर रही है और मैं एग्जाम कैसे दे पाता पापा? लेकिन बेटा, तेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कल मिस होने वाला पेपर मैं अगले सेमेस्टर में भी दे सकता हूँ पापा, लेकिन दादी को कुछ हो गया तो क्या मैं दादी से फिर मिल सकता हूँ क्या? लेकिन बेटा मम्मी, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं पढ़ लिख कर जो कुछ भी कमाऊंगा वो किसके लिए मम्मी? मेरे परिवार के लिए, आप लोगों के लिए। दादी के आखिरी समय में मैं दादी के साथ नहीं रह पाया तो मैं जिंदगी भर सुकून से नहीं जी पाऊंगा मम्मी। राधिका। जी भैया। तुमने मुझे इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा किया, वरना मम्मी पापा तो। बेटा कोई बात नहीं पापा, मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ, लेकिन एग्जाम जैसी चीज दोबारा दी जा सकती है, लेकिन ऐसे हालात जिंदगी में दोबारा नहीं आते पापा। मेरे होने का मतलब ही आप सबसे है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ दादी। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना बेटा। कैसे छोड़ सकता हूँ दादी, जब तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये बात सुनकर दादी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आती है और दादी आखिरी सांस लेती है। हमारे बीच रमेश जी और सीमा जी जैसे बहुत से लोग हैं जो सारी चीजें भुलाकर पैसा कमाने पर जोर देते हैं, लेकिन रजत और राधिका जैसे लोग भी मौजूद हैं जो दुनियावी चीजों से ज्यादा अपने परिवार से प्यार करते हैं। दादी की अंतिम विधि पूरी करके अस्थि विसर्जन के लिए रजत रामेश्वर पहुंचा। दादी के जीते जी रमेश जी के बिजी शेड्यूल की वजह से दादी रामेश्वर के दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन रजत ने रामेश्वर में उनकी अस्थियां विसर्जित करके दादी की आत्मा को शांति देने का काम किया। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें। बेटा खोया हमने, इसी सदमे से मेरी पत्नी मानसिक रोगी बन गई। माफ कीजिए अंकल, मुझे पता होता तो मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन कितनी बेशर्म है ये कियारा। इतने लोगों के साथ गलत करने के बाद भी कितनी बेशर्मी से जिंदगी के मजे ले रही है। नहीं बेटा, इसने किसी के साथ गलत नहीं किया। इसने जो भी किया वो अपने साथ सही किया। गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने इसके पीछे पागल होकर खुद को बर्बाद कर लिया, जान से हाथ धो बैठे। कितना समझाया था हमने रोहित को, लेकिन वो एक नहीं माना। मुंबई जाने की क्या जरूरत है बेटा, वो भी उस लड़की के लिए जो तुझे कई बार ठुकरा चुकी है। अरे मम्मी, किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे दोस्तों से सब पता चल गया है हमें। देख बेटा, जब लड़की ही राजी नहीं है तो कोई और क्या कर सकता है। अगर लड़की राजी होती तो मैं खुद उसके माता पिता से तुम दोनों की शादी की बात चलाता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता पापा। ये क्या पागलपन हुआ बेटा, जो तुम्हें अपना समझे ही नहीं। उसे अपना बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई जाने की क्या जरूरत है? मम्मी, परसों उसका बर्थडे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके बर्थडे पर मैं यहाँ से मुंबई जाकर कियारा को प्रपोज करूंगा ना, तो वो जरूर मान जाएगी। बस आखिरी बार मम्मी, ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। मम्मी पापा, प्लीज मुझे जाने दीजिए।
इस तरह रोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा और माँ बाप की सलाह को ठुकराकर कियारा से मिलने निकल पड़ा। उसने अपनी बाइक बेचकर कियारा के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी और बड़ी उम्मीदों के साथ रोहित कियारा से मिलने चला गया। इस तरह रोहित मुंबई पहुंच गया और एक ब्रिज पर कियारा से मिला। कियारा कॉलेज से आ रही थी। उसने सामने रोहित को देखा और वो हैरान होकर गुस्से में रुक गई। तुम? हैप्पी बर्थडे कियारा। माय फुट, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए? कितने बेशरम और बेहुदा लड़के हो तुम इंसान हो या गधे? पक्का तुम गधे ही हो और तुम्हारा पूरा खानदान गधों का होगा, वरना तुम पहली बार में ही समझ जाते। नो मीन्स नो। कियारा की ये बातें सुनकर रोहित रोने लगा और कियारा को मनाने के लिए वो गिफ्ट के तौर पर लाई हुई रिंग निकालकर कहने लगा, I love you कियारा। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूँ, एक डायमंड रिंग। इतना सुनते ही कियारा ने उपहासात्मक हंसते हुए उससे अंगूठी ले ली और फिर गुस्से में कहने लगी, हाँ, रिंग। तुम्हें क्या लगता है एक मामूली डायमंड रिंग देकर तुम मेरा दिल जीत लोगे? ना शक्ल, ना सूरत और ना ही औकात। और मुझे पूरा यकीन है कि ये रिंग तुमने कुछ ना कुछ बेचकर ही खरीदी होगी। कियारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुप, बंद करो अपनी बकवास और रखो ये अपनी रिंग अपने पास। हाँ। अब आइंदा मुझे परेशान करने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कियारा, अगर तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया ना तो मैं यहाँ आने वाली चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। जब पैदा हुए थे तब मुझे बताकर पैदा नहीं हुए थे, तो मरते समय भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जीना है या मरना है ये फैसला तुम्हारा अपना है। जो करना है करो, बस दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। I love you कियारा। अब मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। I love you कियारा। और इस तरह प्यार में पागल होकर रोहित ने अपनी जान गंवा दी। कियारा ने अपने लिए सही फैसले लिए तो वो आज अपनी जिंदगी में खुश है, और मेरे रोहित जैसे कुछ लोगों ने अपने लिए गलत फैसले लिए, उसका अंजाम आज हमारे सामने है। चलता हूँ बेटा, शांति इंतजार कर रही होगी। सच है दोस्तों, अपने लिए हुए फैसलों का और उनके अंजामों का असली जिम्मेदार, फैसला लेने वाला वो इंसान खुद होता है। हर इंसान में अपने लिए सही और गलत चुनने की शक्ति होती है। फिर भी अगर कोई भावनाओं में बहकर गलत फैसला करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ता है। रोहित का अंजाम इश्क तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, क्योंकि उनका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी पड़ता है, और कई बार तो ये असर ताउम्र रहता है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें।